सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही टॉपिक चल रहा है और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। किरहॉफ्स लॉज या बोलो किरहॉफ्स रूल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने पहले बता दिया कि न्यूमेरिकल इसमें से आता है, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो एक तो न्यूमेरिकल की बात हो गई, लेकिन दूसरी चीज ये है कि आगे आने वाले हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, कि उन टॉपिक्स को समझने के लिए ये टॉपिक आना जरूरी है। ये आएगा तो वो सब क्लियर होंगे, वरना फिर दिमाग घूमता रह जाएगा, ठीक है, फिर रट्टा मारना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस टॉपिक को आप पूरे अच्छे से समझेंगे, पूरे ध्यान से समझेंगे। और टॉपिक ऐसा भी है कि मैं खाली थियरी बता दूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं साथ में कुछ आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक दो उठा के साथ में हम समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नोटबुक्स एंड पेन्स ले लो और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो किरहॉफ्स रूल्स में, ठीक है, नॉर्मली रुक जा भाई रुक जा। किरहॉफ्स रूल्स में नॉर्मली इसको किरचॉफ बोलते हैं लॉग, बट इसको किरहॉफ्स लॉज कहा जाता है या किरहॉफ्स रूल्स बोलो, जो भी बोलो। इसमें दो लॉज पढ़ेंगे हम, ठीक है, दो लॉज पढ़ेंगे या रूल्स पढ़ेंगे, जो बोल दो, ठीक है, रूल भी कहा जाता है। एक है हमारा जंक्शन रूल, क्या है, एक जंक्शन रूल है हमारा, और एक है हमारा लूप रूल, ठीक है। एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। अब ये जंक्शन रूल क्या है और लूप रूल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लूप रूल को यहां से हटा देता हूं, पहले हम जंक्शन रूल समझते हैं, ठीक है। तो जंक्शन रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द सम ऑफ currents entering a junction is equal to the sum of currents leaving the junction। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक जंक्शन ले लिया जाए। अभी जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो होता है जहां पर कई ब्रांचेस आकर मीट करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, ये एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, फिर यहां से आपका अलग एक और यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है, कुछ ऐसा आपका एक सर्किट है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट जो है, यहां से तीन ब्रांचेस निकल रही है ना, तीन ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये आपका कहलाता है जंक्शन। क्या कहलाता है? जंक्शन। इसको हम नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको हिसाब से समझेंगे जंक्शन। देखो ऐसे भी रेलवे स्टेशन से भी जंक्शन आता है ना, एक नॉर्मल स्टेशन होता है, फिर एक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब कि जहां पर ना ऐसा स्टेशन जहां से दो से ज्यादा रूट्स की ट्रेन जा रही हो, ठीक है, ये सीधा सीधा ट्रेन का रूट निकला हुआ, यहां पर एक बीच में स्टेशन बना, तो ये जंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहां से एक और दूसरा रूट भी निकला है, ठीक है, यहां से देखो, यहां से ट्रेन आई, इधर गई और इधर गई, दो रूट पे गई, है ना। तो देखो कितना हुआ, ये तो एक रूट था और एक दूसरा रूट, दो रूट कनेक्ट हुए। तो जहां पर दो रूट कनेक्ट हुए तो ये स्टेशन आपका जंक्शन कहलाएगा। दो होगा या उससे ज्यादा होगा, फिर एक ऐसे भी रूट निकला होगा, ठीक है, अलग अलग जगह रूट निकला तो ये स्टेशन जंक्शन कहलाता है। तो वैसे ये पॉइंट जंक्शन है, क्योंकि यहां से देखो अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है। क्लियर है? तो रूल ये कहता है, जंक्शन रूल, जंक्शन पे लगने वाला रूल, कि द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। मतलब इस जंक्शन पर जितने करंट्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है, कोई करंट ऐसा आ रहा होगा, ये भी करंट आ रहा होगा, ठीक है, ये I1 है मेरा, सपोज ये मेरा I2 है, ये दोनों करंट जंक्शन में आ रहे हैं, और मान लो यहां से करंट I3 लीव कर रहा है, तो जंक्शन से करंट जो बाहर जा रहा है, तो जो आने वाले करंट्स है उनका टोटल करो, यानी कि I1 प्लस I2 करो, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। तो यहां तो एक ही करंट है ना, तो यानी कि I3। अच्छा चलो इसको थोड़ा अब सिस्टमेटिकली लिख के बता दूं कि देखो, मान लो मेरा एक जंक्शन है ये, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है, यहां पर करंट आ रहा है अंदर I1, यहां से करंट आ रहा है अंदर I2, यहां से करंट I3 लीव कर रहा है, यहां से करंट I4 लीव कर रहा है, और एक और बना लो, करंट I5 एंटर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया।
तो फिगर के हिसाब से, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में और लिखूँगा और यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्रॉम फिगर लिखो, फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, I1 एंटर हो रहा है, ओके, I2 एंटर हो रहा है, ओके, और I5 एंटर हो रहा है। तो आपका I1 प्लस I2 प्लस I5, एक तरफ आप वो सारे करंट्स लिखोगे जो एंटर हो रहे हैं और इक्वल टू के दूसरे तरफ आप कौन से करंट्स लिखोगे जो करंट्स लीव कर रहे हैं। तो कौन सा करंट लीव कर रहा है जंक्शन को, 3I3 और कौन सा I4। तो ये दोनों का सम इस तरफ, समझ में आ गया कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, ठीक है, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, ये सारे करंट्स जो एंटर उनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। ठीक है, इसको आप मतलब दूसरे भाषा में ऐसा भी कह सकते हो कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन, एट एनी जंक्शन या एट अ जंक्शन लिखो, एट अ जंक्शन इज 0। मतलब यहां से आप ये लिख सकते हो, देखो ये सारे इस तरफ ले लो, सारे इस तरफ ले लो तो क्या होगा, सारे इस तरफ ले लेंगे तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा समझने में अलग सा लगेगा आपको, इसका मैं कन्वेंशन आपको जब क्लियरली बता दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब जैसे आपने मिरर वगैरह फॉर्मूला पढ़ा था ना, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सब अपन ने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था। उसमें अपन ने रेस का डायरेक्शन के हिसाब से एज्यूम किया था कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या फॉलो होता है, लिख लो यहाँ पर, साइन कन्वेंशन पहला है करंट एंटरिंग द जंक्शन, current entering the junction is positive and current leaving the junction is negative। ठीक है, जो करंट जंक्शन में एंटर हो रहा है उसको आप प्लस में लोगे और जो करंट जंक्शन को लीव कर रहा है उसको आप माइनस में लोगे, ठीक है। तो उस केस में आप सारे करंट्स को एक ही तरफ लिख सकते हो। देखो यही रूल जो लिखा है मैंने कि जितने करंट्स एंटर हो रहे हैं उनका सम और जितने करंट्स लीव कर रहे हैं उनका सम इक्वल होता है, मैंने ऐसे भी लिखा है, ठीक है। और आप इसी को कैसे लिख सकते हो, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो एंटर हो रहे हैं उनको प्लस में लिखो। कौन सा एंटर हो रहा है, I1 एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है और कौन सा I5 एंटर हो रहा है, I3 नहीं I5 एंटर हो रहा है, ठीक है। तो जो जो एंटर हो रहे हैं मैंने उनको प्लस में लिख दिया, है ना। और जो जो लीव कर रहे हैं उनको माइनस में लिख देना है। तो कौन लीव कर रहा है, I3 और I4 लीव कर रहे हैं, तो मैं माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। इन सब का टोटल कितना होगा, 0 होगा। तो साइन कन्वेंशन आपको कब लगाना है, आप ऐसे भी लगा सकते हो या सही तरीका है ये वाला साइन कन्वेंशन वाला, कि इसमें आपको क्या करना है, सबको एक ही तरफ लिखो, सबको इक्वल टू के इसी तरफ लिखो और राइट साइड में लिख दो 0, ठीक है। तो जितने करंट एंटर उन सबको प्लस में लिख दो, जितने लीव कर रहे हैं उन सबको माइनस में लिख दो, सब मिलाकर लेफ्ट में ही लिखा हुआ है आपने, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि हम इसमें से कह सकते हैं कि सिग्मा आई एट जंक्शन इज 0, सारे करंट्स का सम जंक्शन पर 0 होगा। क्लियर है, पक्का। अच्छा, यहां एक पॉइंट और लिखेंगे, दिस रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। कि भाई आपका जो जंक्शन रूल जो है किरचॉफ्स रूल में, जंक्शन रूल बेस्ड है किस प्रिंसिपल पर, तो वो बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पर। मतलब कैसे, टोटल करंट कितना हुआ, मतलब करंट क्या चार्ज से रिलेटेड होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो होता है करंट। तो आपने देखा जितना करंट एंटर कर रहा है और जितना करंट लीव कर रहा है, सबका टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। जितना एंटर और जितना लीव किया सबका मिलाकर 0 हुआ। तो मतलब जितना चार्ज आया जंक्शन पर वो पूरा का पूरा चार्ज चला भी गया जंक्शन पर। तो जंक्शन पर चार्ज कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है,
ठीक है, कहीं जंक्शन पर चार्ज हमको एक्यूमुलेट होता हुआ नहीं मिल रहा है, जितना चार्ज आता है सारा का सारा चार्ज चला जाता है, ठीक है। तो ना चार्ज प्रोड्यूस हुआ ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ जंक्शन पर, है ना। तो जंक्शन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेस्ड है किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसके बाद वाला वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो वो भी समझ लेते हैं, वो भी काफी इजी ही है, टेंशन मत लो। तो ये तो अभी नॉर्मली मैं आपको थियरी क्लियर कर रहा हूं दिमाग में, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि थियरी से पूरी तरह से शायद ना क्लियर हो, पर जब क्वेश्चंस कर लेंगे ना हम एक दो, पूरा अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड लॉ जो है हमारा, क्या है वो सेकंड रूल है हमारा लूप रूल, ठीक है। लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन पोटेंशियल in a circuit in a closed loop containing resistors and cells, the algebraic sum of all the changes in potential in closed loop containing resistors and cells is 0। मतलब वहां करंट के टर्म्स में था कि जंक्शन पर टोटल करंट 0 होता है, और इसमें क्या बोला है, लूप मतलब पूरे लूप में, एक क्लोज्ड लूप में सारे पोटेंशियल में जो चेंजेस आ रहे हैं, सारे चेंजेस का सम 0 होता है, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे। देखो मान लो कोई एक लूप है हमारा, इसमें एक रजिस्टर है, फिर हमारा एक सेल है, ठीक है, मान लो एक और रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कुछ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ बैटरी से करंट निकल के फ्लो कर रहा है सेल से, ठीक है। तो वो करंट इस रजिस्टर से क्रॉस करेगा, तो इस रजिस्टर पर आपको कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। जब करंट रजिस्टर से क्रॉस करता है तो वहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है। तो मान लो यहाँ पर V1 पोटेंशियल ड्रॉप है आपका, और वो कैसे मिल रहा है, आपका करंट I है तो I इंटू R से मिलेगा, ठीक है। इसको बोल दो R1 रजिस्टर है तो I R1 से मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही करंट आएगा I, इसका रजिस्टर मान लो रेजिस्टेंस है R2, तो यहाँ पर जो V2 पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, IR2 मिलने वाला है, ठीक है। साथ में आपका एक सेल है, यहाँ पर इस सेल का EMF मान लो E है, ठीक है। सेल का EMF कितना है, E है। तो इसमें देखो एक सेल था, दो रजिस्टर्स थे, दोनों रजिस्टर्स पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिला, यहाँ V1 मिला, यहाँ पर V2 पोटेंशियल ड्रॉप मिला, और ये हमारा EMF। तो ये सारे पोटेंशियल्स ही है ना, EMF भी एक तरह का पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, इन सारे पोटेंशियल्स का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब इस लूप में, क्लोज लूप में, हाँ ये ध्यान रखना हमेशा, मैंने लिखा है यहाँ पर लूप, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब यही कि आपका करंट स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के वापस आया, तो कोई ऐसा क्लोज्ड पाथ बनता है तो उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड लूप के लिए ऐसा होता है कि जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं, इन सारे पोटेंशियल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी समझेंगे अपन, टेंशन मतलब और अच्छे से समझेंगे। ये जो लॉ है ये बेस्ड है ऑन लॉ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जो आपका जंक्शन रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और ये वाला जो लॉ है यानी कि लूप रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्यों एनर्जी की बात की, मैंने क्या बोला कि सारे पोटेंशियल के चेंजेस का सम 0 है, चेंज इन पोटेंशियल का सम 0 है। तो चेंज इन पोटेंशियल जितने भी बन रहे हैं, पोटेंशियल का रिलेशन किससे होता है, एनर्जी से होता है ना। पोटेंशियल का रिलेशन किससे, एनर्जी से। सारे चेंजेस का सम 0 है, मतलब एक जगह अगर पोटेंशियल बढ़ा तो दूसरी जगह पोटेंशियल कम हो गया, एक जगह बढ़ा दूसरी जगह कम हो गया, समझ में आया, क्योंकि टोटल 0 हो रहा है ना। एक अपना इधर मान लो +5 हुआ, इधर एक +7, कुल मिला के +12 होना चाहिए। तो दूसरी जगह पर कहीं पर ऐसा होगा कि -12 बन जाएगा, या तो -3 -9 बनेगा दो पार्ट्स में, या एक ही पार्ट में -12 बन जाएगा, ताकि टोटल चेंज कितना है, 0 आए। तो टोटल चेंज 0 आने का मतलब कि कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया, एनर्जी उतनी की उतनी ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्लियर है। इसमें भी साइन कन्वेंशंस फॉलो होते हैं, ठीक है। इसके साइन कन्वेंशंस तो ज़्यादा हैं, हम वही लिख लेते हैं अभी पहले, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ साइड में, साइन कन्वेंशंस, एक मिनट, ठीक है, काम चल जाएगा। साइन कन्वेंशन जो यहाँ पर हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला है क्या कि देखो, अगर, अच्छा हाँ, यू कैन चूज, वन कैन चूज एनी डायरेक्शन टू कंसिडर फ्लो ऑफ करंट इन द लूप। मतलब कि जैसे मैंने आपको एक लूप समझाया ना, अभी ऐसे एक लूप है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है ऐसे, यहाँ एक है, और मान लो एक और सेल लगा दिया मैंने यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप चाहो तो करंट जो है ना ऐसे दौड़ा सकते हो, आपका करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन, अगर करंट ऐसे दौड़ रहा होता तो हम ये डायरेक्शन लेते, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और आप चाहो अगर तो आप ऐसे भी करंट का डायरेक्शन लेते हो, कि मतलब ये करंट निकला यहाँ से और ऐसे घूम घूम के फिर ऐसे करके वापस आया, तो इस केस में आपका करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आज़ादी है, ठीक है, आप कोई भी लूप में कोई भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हो, आप चाहो तो क्लॉकवाइज लो, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चे ना इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं ना, आंसर्स कहीं देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं किसी बुक में, तो उसमें क्लॉकवाइज में लेके क्या रहता है, फिर वो लोग ने अगर स्टार्टिंग में खुद अटेम्प्ट किया एंटी क्लॉकवाइज में और वहाँ सॉल्यूशन क्लॉकवाइज में देख के बच्चे घबराते हैं, अरे यार ये क्या मैंने गलत ले लिया। इसमें कुछ नहीं है भाई, आप कोई भी डायरेक्शन में लो, आंसर आने वाला है। अब कई बार ऐसा होता है कि प्लस माइनस का फेर आ जाता है, वहाँ माइनस में आ रहा था, आपका प्लस में आ रहा था, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपने डायरेक्शन क्या लिया है, आपने डायरेक्शन लिया उस हिसाब से प्लस माइनस में आंसर आ सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझ रहा हूँ कि प्लस माइनस को लेकर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या यार ये प्लस माइनस कर रहे हैं, अभी तक कुछ किया ही नहीं हमने, टेंशन मतलब वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो बताना चाहता हूँ यही, ठीक है, कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कोई भी ले सकते हो। ऐसे दो लूप अगर बने हैं, ठीक है, दो बगल में लूप है ऐसे, ठीक है, ऐसा एक रजिस्टर और है, ये दो लूप आ गए, तो आप इसमें भी आज़ादी है आपकी, आप इसमें क्लॉकवाइज लो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इसमें क्लॉकवाइज ले लो, इसमें क्लॉकवाइज लिया तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लो, या दोनों में क्लॉकवाइज दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है, बहुत इजी है किरचॉफ्स रूल, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके समझने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें, टेंशन नहीं लेने का। तो पहला कन्वेंशन मैंने ये लिख दिया। दूसरा कन्वेंशन ये है कि वाइल मूविंग, ठीक है, इफ वी रीच, ऐसे लिख दो, इफ वी रीच नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या टर्मिनल ऑफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। मतलब ये, अरे यार क्यों मिटा देता हूं मैं बार बार, मैं भी ना, एक और सेल था ना यहाँ पे, यहाँ रजिस्टर बनाया था मैंने, चलो ठीक है, यहाँ सेल बना लिया था ऐसे, यहाँ भी रजिस्टर, ठीक है। अच्छा मान लो आपने करंट ऐसे दौड़ा दिया, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से एक करंट आपका निकला, और आप कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ से भी निकाल के ले सकते हो, यहाँ से भी निकाल के ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, कोई अच्छा मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से करंट मान लो ऐसा निकला और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा तो यहाँ पहुँचा, मान लो यहाँ पर आया, तो इसको कौन सा मिला, बैटरी का टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल कौन सा मिला इसको, ये वाला मिला, पॉजिटिव वाला मिला, है ना। अच्छा, आप कैसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो आप यहां से यहां पहुंचे, तो आप जब यहां पहुंचे तो आपको सामने क्या मिला, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला। तो जब आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो आप नेगेटिव लेते हो, और जब नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आप पॉजिटिव लेते हो। कैसे, अब देखो यहाँ से अब आगे आएगे, आप यहाँ से देखो ऐसे गए हो ना, तो यहाँ से अब आगे भी तो आओगे, यहाँ से गए तो देखो यहाँ पर आपको सामने क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है और बाद में पॉजिटिव मिल रहा है ना। पहले आपको क्या मिला, नेगेटिव, और बाद में पॉजिटिव। आपको ऐसे लूप में घूमना रहता है, जब भी आप इक्वेशंस लिखोगे उसमें लूप में आपको घूमना होता है। तो जब आप घूमोगे और अगर सामने जैसे ही आप पहुंच रहे हो सेल पर पहुंचे और आपको सामने नेगेटिव टर्मिनल मिल गया पहले, तो लिखा है ना, वाइल मूविंग इफ वी रीच नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो उस केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी कि इसका ईएमएफ आपको पॉजिटिव में लिखना है। मतलब इसका अगर 5 वोल्ट होगा तो आप प्लस 5 वोल्ट लिखोगे ईएमएफ, ठीक है। और देखो अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करोगे, फिर वाइल
moving if we reach positive terminal of cell, potential difference is considered नेगेटिव, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया गलती से, है ना। आप यहाँ से निकले थे, यहाँ से आए थे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, और अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। मतलब अगर ये 10 वोल्ट था तो आप जब इक्वेशन बनाओगे तो उसमें आप -10 वोल्ट लिखोगे, ठीक है। और ये किस लिए बता रहा हूँ, ये तब जब आप सारी चीजें एक साइड लिख रहे हो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिख रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, देखो आप, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, भी रहने दो, ठीक है। इतना समझो कि अगर आप पॉजिटिव पे पहुंचते हो तो आपको पहले क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और अगर आप नेगेटिव पे पहुंचते हो तो आपको ईएमएफ को प्लस में लिखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई सेल्स की। इसमें रजिस्टर्स भी हैं, रजिस्टर्स पर भी तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है आपको, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन दोनों मिलता है, तो रजिस्टर्स पर भी पोटेंशियल में चेंज आता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, while moving and on reaching a register, ऐसा लिखो डायरेक्टली, on reaching a register, on reaching a register, if we find the current opposite to our movement, potential difference is taken positive। मतलब देखो इस सर्किट में करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, ठीक है, और मान लो कि आपने जो चूज किया है लूप घूमने का रास्ता, वो आपने ऐसा चूज किया है, मान लो, ठीक है। तो करंट देखो, आपने यहां से स्टार्ट किया, सपोज इस जगह से स्टार्ट किया, आप ऐसे 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 आए, आप इस रजिस्टर पर पहुंचे। आप जब इस रजिस्टर पर पहुंचे तो आप देख रहे हो कि करंट जो है, देखो करंट ऐसे आ रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, तो करंट आपके सामने से आ रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी रजिस्टर पर पहुंचते हो और उस रजिस्टर पर आपको करंट सामने से आता हुआ मिलता है, तो उस केस में आप पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिखते हो, ठीक है। कैसा लिखते हो, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिखते हो, ठीक है। और सेम चीज उल्टा लगा देंगे अपन फिफ्थ के लिए। फिफ्थ में क्या है, ऑन रीचिंग अ रजिस्टर, ऑन रीचिंग अ रजिस्टर इफ वी फाइंड, ये भी समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, इफ वी फाइंड क्या करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट, potential difference is taken as negative। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किया और मेरा करंट भी ऐसे ही है, देखो इस रजिस्टर पर मैंने ऐसे स्टार्ट किया ना, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ये सेल क्रॉस करके मैं यहाँ पहुँचा रजिस्टर पर, तो मुझे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए मैं करंट देख रहा हूँ, करंट कहाँ जा रहा है, इधर, और मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में जो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना, वो मैं कैसे में लिखूंगा, नेगेटिव में लिखूंगा। क्लियर है। अच्छा, ये भी क्यों वो बता देता हूँ मैं आपको, ये मिटा दूँ पहले। होता क्या है, देखो एक सिंपल ये रजिस्टर और ये मेरा सेल, ठीक है, ये मेरा एक और रजिस्टर लेते हैं, ये क्लोज लूप एक अपन ले लेते हैं, इसका कुछ ईएमएफ है। मान लो मेरा करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। करंट भी चूज करने के लिए अपने पास आज़ादी है, टेंशन मत लो, वो आगे आएंगे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, वो सेल्स के हिसाब से भी कभी कभी डिसाइड किया जाता है। तो देखो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मान लो आप भी ऐसे ही घूम रहे हो, ठीक है, आप ऐसे ही घूम रहे हो, और मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। तो जब आप यहाँ से जा रहे हो तो सामने क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है सेल का, ठीक है। तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो आप ईएमएफ को किस में लिखते हो, पॉजिटिव में लिखते हो। आप वहाँ माइनस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है
वो लो पोटेंशियल पर होता है, और सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल पर होता है ना। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो आप, है ना, लो से हाई जा रहे हो, तो लो से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि पोटेंशियल गेन हो रहा है, गेन हो रहा है ना, पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में लिखते हो। क्लियर है। फिर अब यहां चलो रजिस्टर पर आ जाते हैं अपन। रजिस्टर पर आएंगे तो क्या होगा, देखो करंट इस तरफ है, ठीक है, करंट इस तरफ है और आपका मोशन का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन दोनों अपन आई आर से ही निकालेंगे, ठीक है। रजिस्टर पर जब करंट फ्लो करते हैं तो रजिस्टर पर जो पोटेंशियल मिलता है हमको वो आई आर से मिलता है। क्लियर है। अच्छा, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी यहां से यहां, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, करंट हमेशा आई जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है। तो करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और आप कैसे जा रहे हो, हाई से लो की तरफ। समझ में आ रहा है ना, ये रजिस्टर है मेरा करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये रजिस्टर का ये वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल पर है और दूसरा वाला हिस्सा रजिस्टर का लो पोटेंशियल पर है, और आप भी इसी डायरेक्शन में आ गए, करंट के डायरेक्शन में आए ना आप, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप जाओ तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हो, और अगर हाई से लो पे जा रहे हो मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम होने का मतलब चेंज नेगेटिव है, तो उस केस में आप आई आर को नेगेटिव में लिखते हो। क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब ये तो हो गई थी अपन जब ऐसे घूमे थे, है ना। अगर अपन ऐसे घूम रहे होते, करंट ऐसे जा रहा है और अपन ऐसे घूम रहे, ठीक है, तो अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं, फिर से यहां से ऐसे जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां पहुंचा, चलो ठीक है, फिर वहां से यहां पहुंचा, तो पहले सेल की बात कर लेते हैं। तो यहां आया सेल पे, तो सेल का क्या कौन सा हिस्सा है आपके सामने, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका हाई पोटेंशियल पर होता है, तो आप पहुंचे हाई पोटेंशियल पर, उसके बाद आप पहुंचोगे लो पोटेंशियल पर, तो हाई से लो क्रॉस करोगे आप, तो उस केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, हाई से लो गए ना तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो उस केस में आप ईएमएफ को नेगेटिव लिखोगे। क्लियर है। अच्छा, अब करंट के लिए देख लो, अब जब यहां से यहां आए तो आप ऐसे आ रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है, करंट आपके सामने से आ रहा है ना, करंट यहाँ आ रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे गए, करंट ऐसे आया, तो करंट तो हाई से लो जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे, यानी लो से हाई की तरफ। करंट का तो फिक्स है, हमेशा हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई, तो आप लो से हाई का मतलब पोटेंशियल बढ़ा, तो उस केस में आप आई आर को पॉजिटिव में लोगे। ठीक है, ये तब लिखोगे जब सारी चीजें आप इक्वल टू के लेफ्ट में लिख रहे हो, राइट में जीरो लिख रहे हो, या फिर सारी चीजें आप इक्वल टू के राइट में लिख रहे हो और लेफ्ट में जीरो लिख रहे हो। ठीक है, तब सारी चीजें एक ही तरफ लिखोगे, तब ये कन्वेंशन फॉलो करना है। क्लियर है, और आपको यही दिमाग में डाल देना है। कई तरीके से किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इधर लेफ्ट में और राइट में अलग अलग लिखते हैं, तो कन्वेंशन में थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, लेकिन आपको इतना झंझट करना ही नहीं है। आपको एक ही सिंपल आइडिया बनाना है कि मुझे सब कुछ इक्वल टू के लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, और मैं सब कुछ इक्वल टू के लेफ्ट में लिखूंगा, तो मैं जो साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ डिस्कस किया है मैं वही फॉलो करूंगा, इतना अपने दिमाग में डाल दो। क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में क्लियर करते हैं जब अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है। तो देखो, मैंने पहले से ही एक सर्किट बना रखा है, यहाँ पर कन्वेंशन मैंने नहीं मिटाया क्योंकि आपको साथ में बताता चलूंगा, थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। 5 वाला मैंने मिटा दिया क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो 4th में से कर सकते हैं ना, 4th का उल्टा यानी 5th वाला। ठीक है, तो देखो इस तरह का सर्किट आ सकता है आपको क्वेश्चन में, और आपको इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। नॉर्मली क्या पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि यहां पर आपको करंट्स मार्क करके दे दिए जाएंगे, ये I1 है, ये I2 है, ये I है, ऐसा ऐसा आपको मार्किंग करके दे दी जाएगी। ठीक है, मान लो कि ऐसा यहां से इस हिस्से में कोई I1 करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यहां कुछ I वैल्यू का, यहां I2 वैल्यू का, ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहे होंगे, तो आपको बोल देंगे कि I1 की वैल्यू फाइंड करो। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि किसी जगह पर बोल देंगे जो रजिस्टर है ना, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, तो इस एमीटर की रीडिंग बता दो, ये भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, उस एमीटर की रीडिंग बता दो, यानी कि एमीटर की रीडिंग बताना मतलब करंट ही बताना है आपको। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई यहां पर एक इसके अक्रॉस में एक ऐसा वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इस वोल्टमीटर की रीडिंग बता दो, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आपको यहां इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है इस रजिस्टर में वो निकालना है। ठीक है, और उस करंट में आपको R मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इस लूप में पूछे जा सकते हैं। समझ में आया। इसके अलावा आपको ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से पास होता हुआ करंट चाहिए, पता है ना अपने को, H = I²R। ठीक है, तो वो एनर्जी डिसिपेट हुई वो भी निकाल सकते हो आप। ठीक है,
तो वो कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि भाई मान लो कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो निकालना है आपको, ठीक है। 20 ओम रजिस्टर से कितना करंट गुजर रहा है वो निकालना है आपको। ये कितना है हमारा 6 ओम, 6 ओम नहीं है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर लूँ। कितना है भाई क्वेश्चन में, 60 ओम है, ठीक है, मिट गया था थोड़ा। तो मान लो कि आपको 20 ओम में कितना करंट जा रहा है ये फाइंड करना है। फाइंड करंट इन 20 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपकी मर्जी है, आप करंट और लूप अपने हिसाब से चुनो। तो मान लो मैं अपने हिसाब से करंट का डायरेक्शन चूज कर ले रहा हूं। यहां से करंट आ रहा है मेरा आई, मैं आर से स्टार्ट करता हूं। सपोज यहां से करंट आ रहा है आई, वो यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां जाएगा। अच्छा, यहां देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मेरा करंट, है ना। ये अपने हिसाब से अपन करंट चूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। करंट यहां से आया, अब यहां पर करंट आई आया यहां भी, लेकिन यहां के बाद उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, राइट। तो कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट यहां गया। मान लो यहां जितना करंट गया इसको मैंने नाम दे दिया I1, तो बचा खुचा करंट इस ब्रांच में गया होगा। इस ब्रांच में कितना गया होगा, आया कितना था I और गया कितना I1, तो यहां कितना गया I माइनस I1। अरे ये कैसे आ गया, बता देता हूं। देखो देखो यहां पर ये ऐसा ब्रांच बन रहा है, राइट, है ना। यहां कितना आया I, आपने यहां ले लिया कितना I1, इसमें आया I और यहां ले लिया I1। अच्छा, यहां भी करंट लीव ही कर रहा है ना, ये आएगा, यही तो डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, है ना। अच्छा, तो मान लो ये वाला करंट है कितना आपका I2, यहां से I आया, वो बढ़ गया 2 पार्ट्स में, I1 और I2 में, है ना। तो जितना करंट आ रहा था, करंट एंटरिंग द जंक्शन, ठीक है, इसको पॉजिटिव में लिया। 2 करंट लीव कर रहे थे, माइनस I1 माइनस I2, है ना। ये दोनों को माइनस में लिया अपन ने, दोनों लीव कर रहे थे। सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 0। इस जंक्शन पर सारे करंट का सम कितना होना चाहिए, 0, है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या चाहिए, I2 चाहिए, तो I2 उधर ले लो। तो यहाँ बचेगा क्या, I माइनस I1 इक्वल्स टू I2। तो I2 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, I माइनस I1। तो यहाँ मैंने I2 को क्या लिख दिया, I माइनस I1, डायरेक्टली लिख दिया मैंने ये, ठीक है। और वैसे भी समझो ना यार, I आया, उसमें से I1 चला गया, तो बचा कितना, I माइनस I1 बचा। अब मैंने क्यों ऐसा I माइनस I1 लिखा, मैंने I2 क्यों नहीं लिख दिया, मैं लिख सकता था, पर वो ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तब लगाना है आपको। यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी छोटी सी चीज़ के लिए। अगर आप I माइनस I1 लेते हो, देखो आपका सिर्फ 2 ही वेरिएबल रहेंगे, एक I था और एक I1 रहेगा, ठीक है। I माइनस I1 में भी 2 ही वेरिएबल है, यही वाले हैं, है ना। अगर आप यहाँ I2 ले लेते तो यहाँ पर I1 I2 3 वेरिएबल हो जाते, प्रॉब्लम होता सॉल्व करने में, ठीक है। तो इतने सिंपल सर्किट में कभी भी, सिंपल कॉम्प्लेक्स कोई भी हो, कभी भी कोशिश करो कि वेरिएबल्स 2 ही रहें, 2 से ज़्यादा ना जाएं, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा जाएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी, I आया, I1 और I2 को मैंने I माइनस I1 लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, तो वहां पर मैंने क्या किया, जंक्शन रूल फॉलो कर दिया, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब ये I माइनस I1 यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इसमें भी कितना है मेरा I माइनस I1 ही फ्लो कर रहा है यहाँ भी इस रजिस्टर में। फिर वो I माइनस I1 यहाँ आएगा, इस जंक्शन पे आएगा, और यहाँ से कौन आएगा, यहाँ पर I1 आएगा, है ना। तो देखो ये I माइनस I1 आया और ये I1 आया, तो I माइनस I1 आया और I1 आया, दोनों जुड़े कितना हो गए, कुल मिला के I बचा। तो यहाँ से अब कितना निकलेगा आपका, I निकलेगा, है ना। ये I आया, यहाँ से I माइनस I1 आया, दोनों जुड़ के यहाँ से निकले, यानी कि I निकला, है ना। ओके, तो ये पूरा अपन ने इस तरह से जंक्शन रूल फॉलो कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, कोई लूप चूज करेंगे, अपन कोई भी लूप चूज करेंगे। तो 2 लूप बन रहे हैं यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, देखो ये एक क्लोज लूप बन रहा है ऐसा, और ये भी एक क्लोज लूप बन रहा है ना। आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। तो मैं ये वाला डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों में सेम डायरेक्शन ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। ये भी मैंने ऐसे ले लिया, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ये भी मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं लूंगा, ये ध्यान रखना, फॉर लूप, कौन सा लूप चूज कर रहे हो। अगर यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो ठीक है, और नहीं लिखे हुए तो आप अपनी तरफ से लिख लो, ठीक है, आसान रहेगा। तो फॉर लूप कौन सा, RQPR, ये बात कर रहा हूं मैं, RQPR। इस लूप में मैं लगा रहा हूं क्या, अप्लाइंग KVL, ठीक है। KVL मतलब किरहॉफ्स वोल्टेज रूल। अब ये क्या नया लाया आप, या किरहॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब मैंने लूप रूल लगाया। लूप रूल का दूसरा नाम है किरहॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज के ऊपर बेस्ड है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप पे बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है, इसलिए वोल्टेज लॉ, ठीक है, वही बात हो गया। अप्लाइंग KVL लिख दोगे चलेगा। अच्छा, कैसे लगा रहे हैं हम, चलो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ R से मूवमेंट करना, ठीक है। मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो R से मैं निकला तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एक रजिस्टर आ रहा है, मेरा करंट ऐसे है और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, है ना।
तो मैं और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये गलत बात हो गया, तो हम उसको माइनस में ले लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। और वैसे भी समझो ना, करंट हाई पोटेंशियल से लो पर जाता है ना यहाँ, और आप भी हाई से लो ही जा रहे हो, मतलब आप पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, यानी कि आपको आई आर को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस आई इंटू आर कितना है आपका 60 ओम। क्लियर है, इसको आई इंटू 60 को आपने माइनस में लिख दिया। अब आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं, यहाँ पहुंचे एक डिवाइस आया, क्या आया, सेल आया। अब जैसे यहाँ पहुंचे सेल आया का, सेल का सामने वाला हिस्सा कौन सा आया आपको, नेगेटिव मिला है। तो जब सेल का नेगेटिव टर्मिनल टच करते हैं तो इसके बाद हम नेगेटिव से हाई पे जाने वाले हैं ना, लो से हाई पे जाने वाले हैं, यानी कि हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो पॉजिटिव लेंगे तो यानी कि हम +4 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसका जो ईएमएफ है प्लस में लिख देंगे। अब अपन यहाँ आगे गए, ठीक है, अपन को यहाँ से कहाँ, यहाँ जाना है क्या, नहीं जाना है, अपन को तो इसमें घूमना है ना। तो अपन यहाँ से I1 पे आए, ठीक है, अपना यहाँ पर अब I1 है। I1 कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, है ना, हम I1 के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा कितना, 20 I1 मिलेगा ना यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, तुम्हारा रेजिस्टेंस इनटू करंट, यही मिलेगा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप है कि गेन है, वो डिसाइड होगा डायरेक्शन पे। करंट ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो अपन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो अपन माइनस में यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं। तो कितना आएगा, -I1 इंटू 20 या -20 I1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप घूम के यहाँ पहुँच गए, तो वापस वहाँ गए, तो इक्वल टू लिख देंगे अपन कितना, 0। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखूँ मैं, तो कितना आएगा, -60I -20 I1 इक्वल्स टू -4 लिख दूँ, ये नंबर्स एक तरफ और वेरिएबल वाले एक तरफ, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इससे, है ना। इसको और सॉल्व कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो फर्दर देखो, -4 से उड़ाई देता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा, 15I + 5I इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस माइनस भी कट गया और 5 कॉमन लिया, 12 5 60, 4 5 20 और 4 1 4, तो ये आ गया मेरा एक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हम लॉ लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले लूप की, तो उसमें मैं फिर से आर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पी से, एस से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर पहुँचा मैं, तो मेरे को करंट कैसा मिल रहा है, मैं ऐसे आ रहा हूँ, मेरे को करंट I1 कैसे मिल रहा है, मेरे सामने मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना। अच्छा, पहले वो तो लिख लूँ, कौन से लूप ले लगा रहा हूँ मैं, फॉर लूप कौन सा, RPSR, अप्लाइंग KVL, फिर से मैं KVL लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है, मैं ऐसा आया अपोजिट में करंट के, तो मैं क्या लिख दूंगा, 20 I1 को पॉजिटिव में या नेगेटिव में, मेरे अपोजिट आ रहा है तो उसको मैं प्लस में लिखूंगा, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से मेरे को ऐसे जाना है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे को सेल का क्या मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला। तो जब मेरे को सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो मेरे को उसको नेगेटिव में लिखने का, है ना, उल्टा सेंस में ले लेना है, अगर रटना है तो उल्टे सेंस में ले लो, ठीक है। समझना है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो नेगेटिव लिखो, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिखो, ठीक है। और अगर रट्टा मारना है तो बैटरी का पॉजिटिव मिला नेगेटिव लिख दो, बैटरी का नेगेटिव मिला पॉजिटिव लिख दो। रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में तुम हो तो नेगेटिव लिख दो, तुम करंट के विरोध में जा रहे हो तो पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। उल्टा ही हुआ सब में, ठीक है। अच्छा, तो 20 I1, फिर अब यहाँ पर अपन पहले पॉजिटिव पहुंचे तो उसको अपन नेगेटिव में लिखेंगे, -5, ठीक है। अब यहाँ से घूम के अपन कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। अच्छा, यहाँ पर जो करंट है I - I1 है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, हम भी करंट के डायरेक्शन में ही है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। अच्छा, पोटेंशियल होगा कितना, जितना करंट है मल्टीप्लाई बाय जितना रेजिस्टेंस है, कितना है, 200 है। IR से मिलेगा, तो I कितना है यहाँ पर, I - I1, करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। ओके, फिर घूम के हम कहाँ पहुँच गए, हम R पर पहुँच गए, यानी कि इक्वल टू 0 लिख देंगे। क्लियर है, ये प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है हमको। 20 I1, ये -5 को उधर भेज देता हूँ मैं, +5 हो जाएगा। फिर 200 इसमें मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा कितना, -200I, है ना, +200I1, है ना। अच्छे से लिखो यार, 20 I1, ये हो जाएगा कितना, -200I +200 I1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इसमें देखो ये I1 वाला दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, 220 I1, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, -200I +220 I1 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे 5 से कॉमन निकाल के काटा जा सकता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -40I
5 4 20, 5 4 20, तो 44i1 इक्वल्स टू 1। यह आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके i और i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये i1 था, ठीक है, i और i1 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर है 15i प्लस 5i1 इक्वल्स टू 1, और ये है कितना -40i प्लस 44i1 इक्वल्स टू 1, ऐसा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, चलो कर देते, कोई बात नहीं। ये 40 है 15 है ना, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा ना, एक एलिमिनेट करने के लिए सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँ, एक काम करो, 15 में कितना मल्टीप्लाई करूँ, 120 हो सकता है ना, 15 8 सर 120 होता है ना, और 43 सर भी 120 होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 15 8 सर 120 होता है ना भाई, हाँ 120i प्लस 40i इक्वल्स टू i1 इक्वल्स टू 8। इतना तो आता होगा ना यार, नहीं आता होगा तो भाई जाके फिर तुमको 10th पढ़ने की जरूरत है वापस। तो 3 × 40 कितना होगा, 120, लेकिन माइनस भी है तो इसलिए -120i, और 44 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 4 12, 3 4 12 और 113, तो 132i1 इक्वल्स टू 3। माइनस माइनस में तो डायरेक्टली अपन ऐड कर देंगे, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 132 प्लस 40 यानी कि 172i1 इक्वल्स टू 8 प्लस 3 11, तो i1 आ जाएगा आपका 11/172 एम्पियर। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो, उसको आगे निकाल सकते हो i1। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या था, क्या बोला था आपको, फाइंड करंट इन 20 ओम रजिस्टर। तो 20 ओम वाला रजिस्टर कौन सा, ये वाला है ना आपका, इसमें कौन सा करंट जा रहा था, i1 जा रहा था, i1 ही चाहिए था और i1 ही मिल गया है आपको, है ना। अच्छा, अब मैं चाहता तो देखो, मैंने यहाँ जो इलिमिनेशन किया तो मैंने i को इलिमिनेट करके i1 की वैल्यू निकाली, है ना। मैं चाहता तो i1 को इलिमिनेट करके i की वैल्यू निकालता और फिर वही i की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में डाल के i1 निकाल लेता, है ना। तो 2 बार करना पड़ता ना, तो बेहतर है कि यार आप जो चाहिए आपको, ठीक है, जो चाहिए उसको रखो, दूसरे वाले को एलिमिनेट करो, तुरंत आंसर आएगा। या चाहो तो अगर गलती से कई बार होता है कि हम ना इतना ध्यान नहीं देते, हमको जो आसान लगता है वो सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे यहाँ i1 निकल गया आसान करके, ठीक है, और i1 मिला मुझे और पता चला कि मेरे को फाइंड करना था i2 वाला, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन डाल के निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो सबको आता होगा यार, मैथ्स है सिंपल सा। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे लगाना है हमको लूप रूल और करंट रूल। करंट रूल तो कोई लगाना बहादुरी नहीं है, डायरेक्टली सेटिंग हो जाता है ना। यहीं पे देखो बैठे बैठे मैंने ले लिया, इसको आई लिया तो यहाँ i1 गया था, i1 लगा दिया, लग गया करंट रूल, लूप रूल, है ना, और सॉरी वोल्टेज जंक्शन रूल। और ये जो पूरा लूप में घुमाया, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, है तो एकदम ईजी। सो सारे कन्वेंशंस फॉलो हुए क्या आपके, सारे कन्वेंशंस फॉलो हुए ना, यहाँ पर चेक कर रहे थे कि नहीं साथ में, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दिया हुआ, इसमें करंट्स पहले से ही मेंशन्ड हैं, i1 i3 i2, ठीक है, डायरेक्शंस भी मेंशन किए हुए हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है ना। और साथ साथ ये भी बोला है कि इन्हीं करंट्स की वैल्यूज फाइंड कर लो। सेल्स हैं, रजिस्टर्स हैं, करंट्स का डायरेक्शंस मेंशन्ड है, करंट्स को वेरिएबल पहले से असाइन किया हुआ है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, क्लियर है। तो वैरायटी, मैंने बताया ना, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना किरचॉफ्स रूल के, ठीक है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना इतना सा प्रैक्टिस होने के बाद भी कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाते हैं ना, जहां पर दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो मैं ना ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, किरचॉफ्स रूल से हटके कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जो आपको एमसीक्यूज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम लगेंगे, ठीक है। बट फिलहाल बुक के लिए तो आपको किरचॉफ्स रूल्स करना है, उतना इनफ है, ठीक है। थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस वैराइटीज कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव के लिए फेस करना है तो कुछ ट्रिक्स चाहिए, राइट। तो चलो ठीक है, पहले इसकी तो बात कर लें, अभी कहाँ जा रहे हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो इसकी बात करूं अगर मैं, तो देखो 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं पहले से, है ना। तो अगर पहले से दिए हुए हैं तो पहले अपन इसका वोल्टेज रूल यानी कि लूप रूल लगाकर इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमको कुछ और जरूरत है। अगर हमको कुछ और जरूरत होगी तो हम उसका जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोई भी एक लूप चुन लेते हैं, नाम नहीं दिया है तो अपन नाम अपने हिसाब से दे देते हैं। चलो मैं नाम दे देता हूँ, ये नाम दे देता हूँ मैं इसको यहाँ पर A B C D E और F। तो 2 लूप्स चुनने हैं हमको, 2 लूप्स दिख रहे हैं आपको, एक लूप ये वाला और एक लूप ये वाला। तो चलो मैं इसमें ना ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज, इसमें मैं क्लॉकवाइज ही घूमूंगा, मैंने ऐसा सोच लिया है। तो मैं स्टार्ट करूंगा A से।
मैं यहां से निकला, सबसे पहले मैं कहां पहुंचा, एक सेल पर पहुंचा, मुझे सेल का क्या मिला है, नेगेटिव टर्मिनल मिला है, तो मैं उसको किस में लिखूंगा, पॉजिटिव में लिखूंगा। अच्छा, पहले मैंने कौन सा लूप लिया, फॉर लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, अप्लाइंग KVL या लूप रूल जो बोलो। ए से स्टार्ट किया, सबसे पहले आया मेरे को माइनस टर्मिनल मिला तो मैंने लिख दिया प्लस में 12 वोल्ट। फिर मैं आगे पहुंचा तो मैं ऐसे जा रहा हूं और यहां पर करंट जो जा रहा है वो भी ऐसे ही जा रहा है, तो यहां जो पोटेंशियल मिलेगा वो तो 5 × I1 मिलने वाला है, वो तो पता है I × R होगा, तो 5 × I1 मिल रहा है। मैं उसको प्लस में लिखूँ कि माइनस में लिखूँ, भाई मैं करंट के ही डायरेक्शन में हूँ तो मैं माइनस में लिख दूंगा, तो -5I1। क्लियर है। अब मैं कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा C, यहाँ तो कोई डिवाइस नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिवाइस नहीं है, C से अब आ गया, अच्छा यहाँ पे एक डिवाइस आया, रजिस्टर आया, तो अब मैं ऐसे आ रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ से घूम के तो ऐसे आऊँगा, तो मैं जिसमें डायरेक्शन में आ रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट भी आ रहा है इसका, है ना, तो मैं इसको भी किस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा, और कितना लिखूंगा 2 × I3, तो -2 × I3। अब मैं F पे पहुँचा, वापस A पे आया, बीच में कोई डिवाइस नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज कर दूँ तो कितना आएगा, 5I1 + 2I3 = 12, चलेगा क्या, इक्वेशन 1। सारे इधर ले लिए मैंने I1 I3 वाले, तो सब प्लस में हो गए और ये 12 बचा, है ना, चलेगा ना, ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब अपन इस लूप के लिए लगा लेते हैं, कौन सा, फॉर लूप EFCDE, कोई भी ले सकते हो आप, ऐप से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो मैं इसे कैसे आ रहा था, मैंने बोला था मैं ऐसे जाऊँगा ना, ठीक है, तो यहाँ से आया F पे, कोई डिवाइस नहीं है, यहाँ पहुँचा, हाँ ये डिवाइस है, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ और करंट ऐसे आ रहा है, मेरे अपोजिट आ रहा है, तो मुझे इसको किस में लेना है, इस EMF को, सॉरी इस पोटेंशियल ड्रॉप को किस में लेना है, प्लस में लेना है, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, राइट, ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल को पॉजिटिव में लेना है, तो 2 × I3 को मैं क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा। फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं है, अब मैं इससे जाके घूम के नीचे आऊँगा, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, करंट तो ऊपर जा रहा है, फिर से ये पॉजिटिव में आएगा, तो +3 टाइम्स, है ना, 3 ohms है ना, तो 3 टाइम्स I2। अब मैं वापस ऐसे आया तो मेरे को क्या मिल गया, पहले बैटरी का पॉजिटिव मिला तो मैं लगाऊंगा उसको नेगेटिव में, यानी कि -6, और फिर वापस ई पे पहुंच गया = 0। तो इसको वापस अरेंज कर दो थोड़ा सा, तो 3I2 आगे पीछे लिख दो, चलेगा ना, I2 I3 सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, 3I2 + 2I3 = 6, ये हो गया इक्वेशन मेरा 2। अब मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करो कि वेरिएबल 2 रहें, है ना, या मैक्सिमम 3 जाएं, उससे ज़्यादा बहुत तकलीफ हो जाएगी। यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है, क्यों 3 वेरिएबल आए हैं, आपने KVL यूज़ किया है खाली, आपने KCL यूज़ ही नहीं किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले ही KCL यानी कि करंट वाला रूल यानी कि जंक्शन रूल पहले ही अप्लाई कर दिया था हमने, तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर लिया था। हमने इस बार पहले वोल्टेज रूल यानी कि लूप रूल लगा लिया है। तो देखो मैं बता रहा था ना, यही मैं इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि आपको इससे आइडिया आ जाए कि आप कोई भी पहले लगा सकते हो, आप पहले KVL लगा के बाद में KCL लगा लो, करंट वाला बाद में कर लो, यानी कि जंक्शन रूल बाद में लगाओ, लूप रूल पहले लगाओ, या उल्टा कर लो, पहले जंक्शन रूल लगा लो बाद में लूप लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, सेम ही आंसर आने वाला है, टेंशन मत लो। तो यहाँ 3 वेरिएबल का लोचा है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई ऐसा जंक्शन चुनो जहां पर ये सारे करंट्स का आना जाना हो, ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला जंक्शन चुनता हूँ, ये वाला जंक्शन, तो यहाँ पर I1 जा रहा है और यहाँ से भी तो I1 ही आ रहा था, तो ये जंक्शन मेरे काम का है क्या, ये रिलेशन देगा किसी का, नहीं देने वाला है। ये जंक्शन कोई रिलेशन देने वाला है, जंक्शन ही नहीं है यार, वो तो सिंपल सा घूम रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है पॉइंट जंक्शन, लेकिन है नहीं। कौन जंक्शन है जहां पर सारे करंट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, मुझे C वाला दिख रहा है, क्या लगता है तुमको, देखो इस C पे I1 आ रहा है, I3 लीव कर रहा है और I2 भी आ रहा है ना, ये I2 देखो, ये I2 ऐसे यहाँ जाएगा तो I2 यहाँ एंटर हो रहा है, ये I1 ऐसे जाके यहाँ जाएगा तो I1 यहाँ एंटर हो रहा है, और ये I3 बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है। तो ये जो C वाला जंक्शन है मेरा, है ना, काम का, है ना, यहाँ पर मेरे को सारा रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, अपन जंक्शन रूल लगा देंगे या KCL लगा देंगे, अप्लाइंग KCL, एक ही बात है ना, जंक्शन रूल या KCL, एट कहाँ, C पर लगा रहे हैं। तो C पर अपन ने क्या पता है, जंक्शन रूल में जो करंट्स एंटर हो रहे हैं उनको पॉजिटिव लिखो, जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव लिखो, = 0 लिख दो। तो जो एंटर हो रहे हैं, कौन से एंटर हो रहे हैं, I1 और I2 एंटर हो रहे हैं, तो I1 और I2 को मैंने प्लस में लिख दिया, जो लीव कर रहा है मैंने उसको माइनस में लिख दिया, = क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है।
तो इस हिसाब से मेरा I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो गई, I3 मिल गई। समझ में आ रहा है क्या है यार, ये I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, ठीक है। तो यहाँ जहाँ I1 और I2 दिखे अपन रिलेशन सेट कर सकते हैं क्या, अपन लिख सकते हैं क्या। मेरे को कोई भी दो वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है, कैसे बनाऊँ। चलो मैं चाहता हूँ कि मैं I3 ना लिखूँ, जहाँ मेरा I3 है मैं I3 को हटा देता हूँ, खाली I1 और I2 के फॉर्म में इक्वेशन बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ I1 और I2 रहें, तो जहाँ I3 है उसका सेटिंग करो। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं 1 कैन बी रिटर्न एज, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 में क्या था 5I1 था, I1 को ऐसे रन दे रहा हूँ मैं, प्लस 2 I3 था ना, तो I3 को मैं क्या लिख देता हूँ, I3 की वैल्यू कितनी I1 प्लस I2, तो मैंने I1 प्लस I2 लिख दिया, इक्वल्स टू कितना था 12। तो ये फिर से अरेंज होकर कैसा बन गया 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12। 5I1 प्लस 2I1 कितना हो जाएगा 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया 3। अब इसमें भी I3 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं अपन, 2 कैन बी रिटर्न एज, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो इसको 3 दे देते हैं, 2 और 3 बोल के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी यार जैसा करना, ठीक है। 3I2 प्लस 2 टाइम्स I3 की वैल्यू कितनी है मेरी, फिर से I1 प्लस I2 लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू कितना है 6 है। तो हो जाएगा कितना 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6। तो हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 5 है ना, 5I2 हो जाएगा और I1 मैं आगे लिख देता हूँ, तो 2I1 प्लस 3 प्लस 2 5 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 6। यह आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं। तो 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12 और ये 2I1 प्लस 5 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 6। चलो सॉल्व करना आसान है, तो यहाँ ऊपर 5 कर देते हैं, नीचे 2 कर देते हैं, है ना, चल जाएगा ना। ये जाएगा कितना 35 टाइम्स I1 प्लस 10 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 60, है ना। 5 सब में मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 4 टाइम्स I1 प्लस 10 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 12। माइनस करेंगे, 35 माइनस 4 कितना आएगा हमारा 31 टाइम्स I1, ये तो कट गया। 60 माइनस 12 कितना आएगा आपका, और 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 5 माइनस 1 इज़ 4। तो I1 आ रहा है मेरा कितना 48/31, ठीक है, ओके। ये मिल गया I1। अब अपन को I2 चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, कितना मिटाऊँ मैं, यहाँ कर देते हैं, चलो ना ये फिर, क्योंकि हो सकता है इक्वेशंस काम लगेंगे ना अपने को। तो देखो I1 मिल गया, I2 चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो इसमें डाल देते हैं अपन, है ना। पुटिंग I1 इक्वल्स टू 48.31 इन 4, तो 2 टाइम्स I1 यानी कि 48/31 प्लस 5 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 6। ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स I2 इक्वल्स टू 6 माइनस 48 2 जार कितना होता है 96/3 1, ठीक है। 42 से 96 ही होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 31 इंटू 6, 6 1 6, 6 3 18, है ना। 6 1 6, 6 3 18, 186 माइनस 96/31 टाइम्स 5I2 इक्वल्स टू 186 माइनस 96 कितना होगा 6 माइनस 6 और 18 माइनस 9 96, 0 भाई, 6 माइनस 6 0 होता है, वही तो 90/31। तो I2 हो जाएगा कितना 90/31 और ये 5 से उसको उड़ा देंगे अपन, तो कितना आएगा 18/31। ये मिल गया आपको I2। अब I3 भी तो चाहिए था, खाली I1 I2 थोड़ी चाहिए था, तो I1 I2 को सम करेंगे तो I3 मिल जाएगा ना। तो अपना I3 हो जाएगा कितना I1 प्लस I2 है, तो I1 कितना था आपका 48/31 था और I2 कितना आया है 18/31 आया है। दोनों को प्लस कर दें तो 48 प्लस 10 58 और प्लस 8 66/31 है ना। 8 8 16 कैरी 1 एंड 4 1 5 6, ओके 66/31। ये आ गया आपका I3। तीनों करेंट्स आपको मिल गए, क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूज है, वो तो आपको करना आता ही है, टेंशन नहीं है। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो।
और फिर यार सिंपल अपने को एक फोकस करके लॉ लगाना है, बस ये फोकस रखना है अपने को कि अपन से ना प्लस माइनस लिखने में गलती ना हो जाए, ठीक है, वहां ध्यान देना है, बाकी तो सब सिंपल ही है ना, क्या प्रॉब्लम है ना। तो वहां थोड़ा सा फोकस करना है। कई बार बच्चे वो सब करने के बाद यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो यार यहाँ मिस्टेक करोगे तो बहुत पाप लगेगा यार, ठीक है, क्योंकि सब किए करे पे पानी फिर गया, जो 12th का था सबको सही लगा दिया, 10th का मैथ नहीं आया तुमको तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। वैसे मैं करवाऊंगा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पर मैं एकदम लल्लू लल्लू टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो सब करेंगे हम, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अगला टॉपिक लेके अपन बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।